हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो बताइए पिछली क्लास कैसे लगा? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। क्लास अगर अच्छे लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर दबा-दबा कीजिएगा और इसी तरह हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे 1830 की फ्रांस की क्रांति। क्या पढ़े थे हम लोग? पिछली क्लास पढ़े थे 1830 की फ्रांस की क्रांति पढ़े थे। इसमें बताए थे जो क्या कहते सम्राट कौन था? चार्ल्स दसम था। कौन था? चार्ल्स एक्स था। प्रधानमंत्री किसको किसको बनाया था उसने? पोलिग्निक को बनाया था। पोलिग्निक को इसने प्रधानमंत्री बनाया था। और दोनों कैसा था? निरंकुशवाद राजा था। दोनों ही निरंकुशवाद राजा था। दोनों ही जनता को बहुत ज्यादा प्रेषण करने वाला और अत्याचार करने वाला था। ठीक है। और उसने आने के बाद नागरिक समानता को खत्म कर दिया। समान नागरिक को खत्म कर दिया। समान नागरिक जो लागू था उसको समाप्त कर दिया। और फिर 25 जुलाई को नया कानून बनाया और 26 जुलाई में समाचार पत्रों में आया और आखिरकार 31 जुलाई 1830 को उसका काम तमाम हो गया और वो भाग के चला गया था इंग्लैंड। काम खत्म हो गया था। उसके बाद हम लोग अगले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हम लोग बताए थे लुई फिलिप के बारे में। जो अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो था लुई फिलिप। आइए, तो हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे 1830 की फ्रांस की क्रांति और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1848 की फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। जो 1848 में फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ, जिस तरह 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, इसी तरह एक और क्रांति हुई। ठीक है। तो आइए, जब चार्ल्स दसम इंग्लैंड भाग के चला गया, पोलिग्निक काम खत्म, इन लोगों का जब काम तमाम हो गया, तब एक नया सम्राट बना था। उसका नाम क्या था? लुई फिलिप। यानी चार्ल्स एक्स का भागने के बाद, इंग्लैंड जाने के बाद एक राजा बना था। उसका नाम कौन था? लुई फिलिप। जब चला गया तो लोगों को लगा किसी को राजा बनाना चाहिए तो इसको बना देते। लोगों को लग रहा था जो लुई फिलिप अच्छे होंगे, काम अच्छे करेंगे, लेकिन सबको क्या पता जी ये वैसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये लोग जो था पूरा क्या कहते बुर्बोन से था, लेकिन लुई फिलिप जो था वो आर्लेयंस राजवंश का था। किसका? आर्लेयंस राजवंश का था। आर्लेयंस राजवंश का था। किसका? आर्लेयंस राजवंश का वो राजा था। ठीक है। कौन? लुई फिलिप। वो राजा कैसा था? लुई फिलिप राजा कैसा था? कैसा राजा था? अति महत्वाकांक्षी। अति महत्वाकांक्षी बोले तो निरंकुशवाद। कैसा था? निरंकुशवाद। ये भी बहुत ज्यादा अत्याचार ऑपरेशन करने वाला राजा था। अति महत्वाकांक्षी यानी निरंकुशवाद, ये भी बहुत ज्यादा खराब राजा था। बहुत ज्यादा अत्याचार करने वाला राजा था। जनता को परेशान करने वाला राजा था। जनता के बातों को कभी भी मानता नहीं था। वो अपने मर्जी से हर एक पॉइंट को, हर एक बात को चलाता था। वो कभी भी किसी की बात को मानता नहीं था। ठीक है। जब वो राजा बना, राजा बनने के बाद उसने क्या किया? एक प्रधानमंत्री बनाया। एक प्रधानमंत्री बनाया। चार्ल्स दसम किसको राजा बनाया था? पोलिग्निक को राजा बनाया था। क्या कहते? प्रधानमंत्री बनाया था। इसी तरह लुई फिलिप ने प्रधानमंत्री बनाया किसको? गीजो को। किसको बनाया? गीजो को। यानी वो तो सम्राट है पूरा वहां का, फ्रांस का, लेकिन उसके नीचे उसका हेल्प, उसका काम करने वाला कौन था? वो उस काम कराने के लिए और उसके जरिए काम कराने के लिए एक प्रधानमंत्री बनाया। उसका नाम क्या है? गीजो। क्या नाम है? गीजो। अब गीजो जो था, जिस तरह चार्ल्स दसम तो क्या कहते निरंकुशवाद था, घोर निरंकुशवाद था, और उसके बाद पोलैंड में बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी लुई फिलिप तो अति महत्वाकांक्षी था, निरंकुशवाद था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक कौन हो गया? ये जो गीजो था वो घोर निरंकुशवादी था।
घोर निरंकुशवादी, यानी लुई फिलिप से भी खतरनाक था। लुई फिलिप तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा और उससे भी खतरनाक कौन था? गीजो था। देखिए दोस्तों, क्या कहते हैं, 1789 क्रांति, 1830 और 1848 क्रांति, तीनों क्रांति सेम है, बस राजा चेंज, सब काम एक ही हुआ, सब काम एक ही, लेकिन राजा चेंज हुआ। तो बस क्या हुआ, तब उसने क्या कहते हैं, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। और गीजो प्रधानमंत्री बनने जो बना, तो कैसे गीजो कैसा प्रधानमंत्री था? बोले घोर निरंकुशवादी राजा था, यानी बहुत ज्यादा अत्याचार करने वाला, जुल्म करने वाला, परेशान करने वाला, और क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा खराब राजा था। ठीक है, और उसने जो राजा बना, जिस तरह क्या कहते हैं, पोलिक ने क्या कहते हैं, राजा बना, प्रधानमंत्री बना, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने समान नगरी को खत्म कर दिया, नया कानून बनाया। इसी तरह उसने भी क्या, जब प्रधानमंत्री बना, और प्रधानमंत्री बनते ही उसने साथ दे दिया किसका? पूंजीपाती वर्ग का समर्थन किया, उसका साथ दिया। पूंजीपाती मतलब अमीर वर्ग, जो टाका पैसा जिसके पास बहुत ज्यादा हो, जिसके पास बहुत ज्यादा टाका पैसा हो, धन दौलत हो, उसका साथ दे दिया। अब भैया देखिए, जो अमीर है वो तो पहले से अमीर है, तो हमको गरीबों का साथ देना पड़ेगा। लेकिन इसने क्या काम किया, ये तो गरीबों का साथ नहीं दिया, बल्कि इसने पूंजीपाती वर्ग का साथ दे दिया, यानी अमीर वर्ग का साथ दे दिया। इसको हालांकि देना चाहिए था किसको? जो गरीब वर्ग है, जो लाचार है, सरवर वर्ग, मध्यम वर्ग से आ रहा, उन लोगों का साथ देना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, इसने पूंजीपाती, किसका? पूंजीपाती वर्ग का समर्थन किया, यानी उसने पूंजीपाती का साथ दे दिया। किसका साथ दिया? उसने पूंजीपाती साथ दे दिया, यानी कहे तो अमीर वर्ग का साथ दे दिया। और उसने गरीबों के लिए आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया, कोई भी बदलाव नहीं किया। आर्थिक स्थिति जो फ्रांस की थी, वो अपने आप को देख रहा था। फ्रांस की जो स्थिति, जो हालात बिगड़ी हुई थी, जो खंडों में बटा हुआ था, जनता की स्थिति बहुत खराब चले गया था, उसको सुधार करना चाहिए। अगर हम जैसे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुने, तो उसको देश के लिए भलाई करना पड़ेगा। अगर वो देश के लिए विकास ना करे, आर्थिक स्थिति बदलाव ना करे, तो अगले उसको हटा दिया जाएगा। तो इसी तरह क्या हुआ, जो वो आर्थिक स्थिति में, फ्रांस की जो भी आर्थिक स्थिति था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया, चेंज नहीं किया, जैसे का वैसे ही रह दिया। उसने बल्कि और साथ दिया किसका? पूंजीपति का साथ दे दिया। उसको साथ देना चाहिए था किसका? आर्थिक स्थिति में गरीब वर्ग का साथ देना चाहिए था। एक तो उसने अमीर वर्ग का साथ दे दिया, भैया ठीक है तुम उसका साथ दो, उसका समर्थन करो, हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें आर्थिक स्थिति में बदलाव करना चाहिए था। आर्थिक स्थिति जो खराब है, आर्थिक स्थिति जो खराब है, टाका पैसा के मामले में जो खराब है, वहां का जनता लाचार है, तो उसका आर्थिक स्थिति में बदलाव करना चाहिए था ना। आर्थिक स्थिति बोले तो टाका पैसा के धन दौलत के बारे में उसका क्या कहते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए था, उसको उसमें बदलाव करना चाहिए था। जो गरीबी में जूझ रहा था, जो गरीबी में जी रहा था, उसका स्थिति को, आर्थिक स्थिति देख के, टाका पैसा धन दौलत देख उसको मदद करना चाहिए था, उसकी स्थिति को बदलना चाहिए था। लेकिन गीजो ने साथ दिया पूंजीपति का, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब बोला क्या, जब जब संकट आए हैं तब तब जनता खड़ा हुआ है, जब जब संकट आए हैं तब तब कोई ना कोई इंसान आया है, आगे बढ़ा, आंदोलन किया और उसका खिलाफ गया है। अगर किसी भी देश में कोई संकट है और उस संकट को खत्म करना है, तो सबसे पहले जनता को आगे आना पड़ेगा। जब तक जनता आगे आएगा नहीं, तब तक किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। जिस तरह भारत की स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है, नेताओं ने क्या कहते हैं, लूट रहे हैं भारत को क्या कहते हैं, खत्म करते जा रहा है। अगर इसी तरह जनता अगर क्या सरकार के खिलाफ ना होगा, सरकार के खिलाफ ना आंदोलन ना करे, तो हमारे भारत को बेच देगा। जिस तरह सारे चीजों को एक एक करके बेचते जा रहे हैं। अभी एग्जाम का हालात को देख लीजिए, हमारे शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, इंडिया में एग्जाम नहीं हो सकता है, आप इंडिया से बाहर एग्जाम कर रहे हैं। हमारे क्या कहते हैं, स्थिति देखिए, हमारे भारत की स्थिति को देखिए, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, शिक्षा का कोई भी आता पता नहीं है, अगर कोई पढ़ाई भी करे तो उसको कहाँ कहाँ भेज देता है।
जवानों क्या क्या, इसीलिए जनता को जागना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा, नेताओं का खिलाफ आना पड़ेगा, नेताओं के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, सड़क पर उतर के आना पड़ेगा और नेताओं के खिलाफ जो लीडर है, जो प्रधानमंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, जो हमारे बिहार या अदर कंट्री अदर स्टेट का जो भी सीएम है उसका खिलाफ आना पड़ेगा और भारत को एक विकसित कर ले जाना पड़ेगा। जनता जब तक जागेगा नहीं, जनता जब तक चुप बैठेगा तब तक किसी भी देश का विकास नहीं होगा। अगर जनता बैठे रहे आज तो कल इसका भुगतना पड़ेगा, अगर जनता ना जागे, जनता सामने ना आए तो इसका भुगतना पड़ेगा हम जनताओं को, क्योंकि हमारे देश का जो लीडर है, जो नेता है, वो देश को बेचते जा रहे हैं एक एक करके। इसीलिए हमें जरूरत है हमारे लीडर को, हमारी जनता को आगे आना और नेताओं के मुखालिफ करना, नेताओं के सामने करना, सड़क में आना, आंदोलन करना और नेताओं से सवाल करना, ये हमारे जनता का काम है। तो इसी तरह जब जब किसी देश में, किसी जगह पर, किसी कंट्री में संकट आया तब तक कोई ना कोई इंसान जग गया। देखा जब इन दोनों ने क्या कहते लुई फिलिप और प्रधानमंत्री गिजो ने देश के जनता के प्रति बहुत ज्यादा अत्याचार, जुलूम, परेशानी कर रहा था, तब किसी एक इंसान आया, उस इंसान का नाम था थियर्स। उस इंसान का नाम क्या था? थियर्स। उसने आया, आप बोला भैया इसको तो भगाना है। उसने आने के बाद एक सभा किया, एक सभा किया। उसने सोचा थियर्स आने के बाद, थियर्स जब आया, आप बोला अगर सभी को हम बुलाए एक ही जैसा तो इन दोनों को पता चल जाएगा। अगर हम इसके खिलाफ आंदोलन करें या कुछ भी अगर आपसी मामला बैठ के मीटिंग करें, सभा करें, तो इन दोनों को खबर पहुंच जाएगा और हम हमारे जो क्या कहते हैं जिस सूचना को लेकर आए समझौता को उसमें कामयाबी नहीं होगा। तो उन लोगों ने उसने सोचा जो भैया हमको इस तरह करके नहीं होगा, हमको कुछ उपाय करना पड़ेगा। अगर हम सबको एक एक करके बुला के, अगर हम सबको एक एक करके बुला के अगर हम उसका खिलाफ आंदोलन करें तो उसको पता चल जाएगा और हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसीलिए उसने क्या किया, चुपके से एक सभा किया, चुपके से एक सभा किया 22 फरवरी, कब? 22 फरवरी 1848 को। कहां पर? पेरिस में, जो फ्रांस का जो राजधानी है अभी उस जगह में 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक क्या क्या सभा किया, किस चीज का? विशाल भोज का। किसका? विशाल भोज आयोजन का सभा किया, गठन किया और सभी को दावत दिया, कोई आओ आके खाओ हमारे यहाँ, आज खाने का दावत है। विशाल भोज मतलब बहुत बड़का पार्टी रखा, खाने का पार्टी। बोले आइए और खाना खाइए हमारे यहाँ। सब खाना खाने के बाद कि थियर्स ने दिमाग लगाया कि डायरेक्टली इस पर वार करेंगे तो वो क्या कहते वो उल्टा वार कर सकता है और हम इसमें हासिल हमको नहीं होगा। इसीलिए उसने चुपके से एक दिमाग लगाया और उसने एक 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक क्या क्या सभा किया, विशाल भोज का, और सबको क्या क्या बुलाया, आओ वह हमारे यहाँ। आज सबको आया और सबको दबा दबा खाया। और खाने का बोला सिर्फ खाना नहीं है, यहाँ खाने के बाद काम भी करना है, खाना खाने के बाद काम भी करना है। और 2 दिन तक आयोजन चला विशाल भोज का, 2 दिन तक सबको खिलाया और वहां बैठे रखा, तो खाओ और यहीं रहो। और खाओ और यहीं रहने के बाद क्या हुआ, सब इस भोजन में खाने के बाद थियर्स और वहां जो फ्रांस का जानता था सारे ने आपस में मिला लिया। और मिलने के बाद खाना खाने के बाद यहीं से उसने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया। यहीं से आंदोलन शुरू कर दिया। यानी 22 फरवरी में खाना खाया, खाने के बाद बोले यहीं रहो, खाना वहीं से खाना खाने के बाद ही आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू करने के बाद क्या हुआ, तब क्या कहते हैं लुई फिलिप और गीजो को अब पता चल गया जी ये लोग सच में आ गया देश के लिए, ये लोग सड़क पर उतर गया, अब हम लोग का बचने का उपाय नहीं। जिस तरह चार्ल्स दशम भागा था, जिस तरह लुई सुलाओ को गिलोटिन मशीन में काट दिया था, अगर हम यहाँ से ना भागे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तब 24 फरवरी 1848 को भागकर चला गया था, कहाँ? इंग्लैंड चला गया था। कब? 24 फरवरी 1848 को भागकर कहाँ चला गया था? इंग्लैंड चला गया था। अगर नहीं जाता तो लुई फिलिप और क्या कहते गीजो के हालत, जिस तरह ये लोग भागा था ये लोग भी भाग गया था। अगर ये दोनों चार्ल्स दशम और पोलिग्नेक ना भागता, लुई फिलिप और क्या कहते गीजो नहीं भागता, तो जिस तरह लुई सुलाओ को गिलोटिन मशीन में काट के सर अलग कर दिया था, इसी तरह भी इसको कर देता। लेकिन इन लोग का डर था और इन लोग क्या
24 फरवरी 1848 को भाग के इंग्लैंड चला गया। अब जब वो चला गया, फिर फ्रांस से कोई संभालने वाला था, तो वो नया सम्राट बना लुई नेपोलियन। पहले कौन था? क्या था? क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट था। अब कौन बना? लुई नेपोलियन बना। 1848 से 71 तक इतना ही लुई नेपोलियन का जिक्र किया गया है। बस 1848 की फ्रांसीसी क्रांति यही है। ठीक है, आइए उसके बाद क्या हुआ? ये तो क्रांति खत्म हो गया। अब जब क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली, जर्मनी, फ्रांस में काम किया, सबको एक जगह लाने का काम किया, तो उस वक्त काम करने के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट का खत्म हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट का रुखसात हो गया, तो इटली में दिक्कत आ गया। ठीक है, तो आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 19वीं शताब्दी में ठीक है, कोई इटली का नाम नहीं था। 19वीं शताब्दी में, शताब्दी तो पता है 100 सालों का, यानी 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से लेकर 1900 के बीच में कोई भी इटली का नाम नहीं था। इटली का कोई नाम नहीं था। 19वीं शताब्दी में इटली का कोई नाम नहीं था और लगभग वो 300 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? इटली जो था लगभग 300 हिस्सों में बटा हुआ था। इटली का कोई नाम और निशाना नहीं था। इटली जो देश है अभी, इटली जो है उसका कोई नाम और निशाना नहीं था, उसको उसमें कोई उसका नाम नहीं था और वो लगभग 300 हिस्सों में तकसीम बटा हुआ था, अलग अलग खंडों में बटा हुआ था। और उसके बाद वो जो इटली में था वहां पे एक भाषा बोली जाती थी, उस भाषा का नाम है इतालवी भाषा बोला जाता था। क्या? इतालवी भाषा। इतालवी भाषा कहाँ बोला जाता था? इटली में बोला जाता था। इटली का नाम कभी नहीं था, 19वीं शताब्दी से पहले नहीं था। ठीक है, वो लगभग 300 हिस्से में बटा हुआ था और वहां पर एक भाषा बोला जाता था। क्या है? वो है इतालवी भाषा बोला जाता था। उसके बाद अगर हम इटली का नक्शा देखें, अगर मान लें इटली का नक्शा थोड़ा लगभग मैं बना रहा हूं, ठीक है, इटली का, ठीक है, ऐसा है कुछ कुछ यहाँ पर है जैसे। तो इटली जो है तो उनमें से यहाँ पर हो गया, ये हो गया क्या कहते हैं, लोम्बार्डी, और यहाँ पर हो गया वेनेशिया। यहाँ क्या हो गया? लोम्बार्डी, ये हो गया वेनेशिया, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा ऑस्ट्रिया, यहाँ हो गया फ्रांस। ठीक है, यहाँ हो गया ऑस्ट्रिया, यहाँ फ्रांस, और यहाँ हो गया जर्मनी। ये क्या हो गया? यहाँ फ्रांस, इस साइड में फ्रांस है और इस साइड में क्या है? ऑस्ट्रिया है, और ऊपर में क्या है? जर्मनी है। तो ये वाला जो पार्ट है इटली का, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये ऑस्ट्रिया कब्जा में है। ये आपका हो गया लोम्बार्डी। ये क्या हो गया? लोम्बार्डी। और ये वाला पार्ट जो हो गया, ये हो गया वेनेशिया। क्या है? वेनेशिया है। ये किसका कब्जा में था? ऑस्ट्रिया कब्जा में था। किसका? ऑस्ट्रिया कब्जा में था। जो इटली जो था वो बताया लगभग 300 हिस्से में बटा हुआ था, अलग अलग बटा हुआ था। तो उनमें से जो दो खास राज्य था, एक होगा लोम्बार्डी और एक होगा वेनेशिया। लोम्बार्डी यहाँ पर पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलिया के बगले में, और यहाँ पर होता है क्या कहते हैं? वेनेशिया। ये जर्मनी, ये फ्रांस, ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास था, ऑस्ट्रेलिया कब्जा में था। उसके बाद ये जो बीच वाला भाग था, ये बीच वाला, ये हो गया क्या कहते हैं? धर्मगुरु पोप राज्य हो गया। ये धर्मगुरु पोप के क्या कहते हैं? कब्जा में था। ये तो उसका भाग में हो गया। और ये वाला जो था ना, ये फ्रांस में था। ये वाला हिस्सा जो बीच वाला था, ये ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं? धर्म गुरु पोप के पास था। और यहाँ पर जो हो गया, ये नेपाल से हो गया, यहाँ सिसिली हो गया। ठीक है, ये जो राज्य था ये किसके? नेपाल, सिसिली, ये बुर्बो राजवंश के हिस्सा में था। कौन? नेपाल, सिसिली। नेपाल यहाँ होगा और सिसिली इस साइड में होगा। किसके कब्जा में है? जो ये बुर्बो वंश का कब्जा में था। ठीक है, तो ये जो इतना खंडों में बटा हुआ था, जब नेपोलियन आया था, नेपोलियन जो आया था, नेपोलियन आने के बाद पूरे इटली को मिलाकर 3 गणराज्यों में बांट दिया था। यानी ये तकसीम होने से पहले, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो गद्दी में सत्ता में था, फ्रांस, इटली, जर्मनी जो अपना अधिकार जमा कर रखा था, तो उसने आने के बाद जो इटली में 300 हिस्सों में बटा हुआ था, जो इटली लगभग 300 हिस्सों में बटा हुआ था, उसको खींच के लाके 3 हिस्सों में, 3 गणराज्यों में उसको बांटा था। यानी जो इटली लगभग 300 हिस्सों में
तकसीम था, टुकड़े टुकड़े बटा हुआ था। हमारा भारत भी पहले 563 हिस्से बटा हुआ था, अभी उसको राज्य में बटा है। तो इसी तरह इटली 300 हिस्से में जब बटा हुआ था तो उसको मिलाने का काम नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था और उनको 3 गणराज्यों में मिलाया था। एक हो गया सिसपाइन, एक क्या हो गया सिसपाइन, दूसरा हो गया लेगुलियन, दूसरा क्या हो गया लेगुलियन और तीसरा हो गया ट्रांसपेडन। क्या हो गया ट्रांसपेडन। यानी नेपोलियन ने इटली को मिलाने का काम किया, वो तो हर एक जगह में अपना अधिकार लेकर आया और उसका विकास किया। तो नेपोलियन ने पूरे इटली जो लगभग 300 हिस्से में बांटा हुआ था उसको 3 गणराज्यों में मिलाया, एक क्या सिसपाइन, दूसरा लेगुलियन और तीसरा ट्रांसपेडन। इन 3 राज्यों में लोगों को बटा। और जब ही क्या कहते नेपोलियन का काम खत्म हो गया था, 1815 में खत्म हो गया था, तो उसमें एक सम्मेलन किया था, बताए थे, जो क्या कहते हैं 1815 वियना सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में इटली को जो ये 3 हिस्सों में बांटा था उसको कुचल दिया। इसको क्या कर दिया था इटली को कुचल दिया था। इटली को क्या कर दिया था इटली को कुचल दिया था, कुचल दिया। यानी 1815 के वियना सम्मेलन में इटली को फिर कुचल करके फिर इसको अलग अलग खंडों में बांट दिया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग खंडों में से क्या कर दिया बांट दिया गया था। जब क्या कहते हैं नेपोलियन आया, आने को उनको मिलाया और वो खत्म होने के बाद जब 1815 वियना सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में फिर इटली का एकीकरण को, इटली जो 3 गणराज्यों में आया तो उसको फिर उसको नेपोलियन ने खत्म होने के बाद उसको फिर उसको इटली का जो एक जगह में था उसको कुचल के उसको खंड खंडों में बांट दिया गया था। उसको खंड खंड जब 1815 में जब 1815 वियना सम्मेलन में जब इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया, उसका मेटरनिक ने इटली की भावना को क्या कुचल दिया। मेटरनिक कौन था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, जो इटली की भावनाएं था, जो क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने जो अच्छे काम किया था उसकी भावना को क्या कर दिया कुचल दिया, उसको खत्म कर दिए। और एक बात याद रखेंगे, जब भी कोई ना कोई संकट आया तब कोई ना कोई क्रांतिकारी आगे इंसान आया। उसके बाद इतना जब अत्याचार और जुल्म कर रहा था इटली के कारण में, तब अनेक गुप्त तरीके क्रांतिकारी संगठन किया और खुले आम कर रहे। और इसको पता चल रहा है मेटरनिक बहुत खतरनाक इंसान था, मेटरनिक बहुत खतरनाक इंसान था। अगर उसको किसी भी तरह से खबर चला गया, पता चल गया, तो जो भी इसके खिलाफ साजिश से राची जा रहा था उसको खत्म कर दे। जब कोई व्यक्ति को जानता मेटरनिक खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा था उसको दबा दिया जाता था। अगर किसी इंसान ने हिम्मत करके उसके खिलाफ आवाज उठाया तो उसको कत्ल कर दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया जाता था। अगर कोई भी इंसान उसके खिलाफ आवाज उठाया, उसके खिलाफ कोई आया तो उसको मार देता था, उसको मार देता था। अब दिक्कत हो रहा था, कोई भी अगर क्रांति करता था, कोई भी संगठन कर रहा था तो क्या कहते मेटरनिक को खबर पहुंच जाता था। और जब भी मेटरनिक को खबर पहुंच जाता था तो वो उस चीज को खत्म कर देता था, उस संगठन को खत्म दबा देता था और जो भी उस संगठन में शामिल हो रहा था उसको मार के फेंक देता था। तो क्या क्या गुप्त तरीके से, क्या गुप्त तरीके से छुपके से बहुत सारे क्रांति की संगठन किया। जो अब नए युद्ध करना पड़ेगा, क्रांति हम लोग को लाना पड़ेगा, इसमें इटली में हमको क्रांति हम लोग को लाना पड़ेगा। बहुत तरीके से जब करने के बाद उनमें से एक जो महत्वपूर्ण संगठन था वो था कार्बोनारी संगठन, जो कब हुआ था 1815 से 20 के बीच ये संगठन किया था। कार्बोनारी संगठन था, बहुत सारे छुपके से इस संगठन किया, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था कार्बोनारी संगठन। कब 1815 से 20 के बीच ने संगठन किया और संगठन करने के बाद इस संगठन में 1827 में जोफेस मेजिनी ने इस संगठन के सदस्य बन गया और बोला जो हमको इसको अब विकास करना है। तब जाके जोफेस मेजिनी ने इस संगठन में इन्वॉल्व हुआ, शामिल हुआ और इसका संगठन किया और इसका विरोध किया। और उसी जोफेस मेजिनी ने यंग इटली का स्थापना किया था। कब 1831 को यंग इटली का स्थापना किया। यंग इटली का मतलब बोला जवानों को बोला था कि
अगर तुमको देश क्या कहते हैं इटली को एक जगह में लेके आना है, इटली को विकास की ओर लेके जाना है, तो जवानों को क्या कहते हैं आगे आना पड़ेगा। जब तक जवान नहीं आएगा तब तक किसी भी देश का विकास नहीं होगा। जिस तरह जनता आगे आएगा इस तरह विकास होगा। अगर जवान ना आए, नौजवान ना आए, अगर यंग मैन ना आए तो किसी भी देश का विकास होना इम्पॉसिबल है। अब उसने बोला जाकर किसी देश को कोई सुधार सकता है, किसी देश को और कोई विकास की ओर लेके जा सकता है। कोई भी अगर किसी देश को हराना चाहे तो उसके लिए सबसे पहले यंग जो मैन है उसको आना पड़ेगा। यंग इंसान को, जवान को, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और उसका मुखालिफ करना पड़ेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा, उसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, तब जग होगा। अब उसने यंग इटली में क्या क्या यंग इटली को सबको बुलाया और यंग इटली का स्थापना है कब 1831 को। और उसमें नारा दिया था, क्या नारा? एक था कि इटली के लोग, इटली के यंग जो जवान है, नौजवान है, सारे एक जगह में हो जाओ। और जब सबको एक जगह में आ जाओगे, सबको जब एक जगह इन्वॉल्व हो जाओगे तब तुमको ताकत मिलेगा। खंडे खंडों में बांटे रहोगे तो तुम्हारे लिए घातक होगा। खंडे खंडों में बांटे रहोगे तुम किसी को हरा नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले तुम लोग को एकता होना पड़ेगा। यानी इटली के जो भी यंग था, जो जवान था, उन लोग को बोला आपस में एकता कर लो। अगर तुम लोग आपस में एकता नहीं होगा तो किसी के भी खिलाफ तुम युद्ध नहीं लड़ सकते और उसको तुम हरा नहीं सकते और तुम किसी भी जंग में जीत नहीं सकते। इसीलिए कहा गया था तुम लोग पहले एकता लेकर आओ। जब एकता आ जाएगा तो तुम लोग के अंदर क्या हो जाएगा? शक्ति आ जाएगा, पावर हो जाएगा। अगर तुम लोग खंडों में बांटे रहोगे तो तुम लोग के अंदर शक्ति नहीं होगा। इसीलिए पहले एकता बनाओ, एक जगह में आओ, साथ में मिल जाओ। और जब साथ में मिल जाओगे तब तुम लोग के अंदर क्या हो जाएगा? शक्ति आ जाएगा। और जब शक्ति आ जाएगा तब तुम लोग को क्या मिलेगा? स्वतंत्रता मिल जाएगा, तुम लोग को आजादी मिल जाएगा, तुम लोग को क्या मिल जाएगा? आजादी मिल जाएगा। अगर तुम लोग के अंदर एकता नहीं होगा और जब तक एकता नहीं होगा तो फिर शक्ति नहीं होगा, और जब शक्ति नहीं होगा तो तुम लोग के अंदर स्वतंत्र यानी आजादी नहीं मिलेगा। इसलिए यंग को बोला था, इटली के जवान था, उसको बोला था अगर कोई भी देश को सुधार सकता है तो किसी देश का जवान ही देश को सुधार सकता है। छोटे बच्चे क्या करे, बुरे क्या कर सकता है। इसीलिए अगर किसी भी देश को सुधारना है, विकास की ओर लेके जाना है, तो सबसे पहले यंग को जागना पड़ेगा। और यंग जब जग गया तो जब उसके अंदर एकता आ गया, सारे जवान मिल गया, और जब मिल गया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? शक्ति आ जाएगा। और जब शक्ति आ गया तो उसको स्वतंत्रता, फ्रीडम यानी आजादी मिल जाएगा। और उन लोग क्या कहते करने के बाद फिर 1900 यानी 1834 में और एक संगठन का स्थापना किया, वो यंग यूरोप संगठन में ये कहा गया था जो पूरे यंग जो यूरोप महादेश में जो रह रहे उन सभी को बोला, उन सभी यंग को बोला कि तुम लोग एक जगह में आ जाओ और इसका मुखालिफ करो, इसका खिलाफ आओ और इसका खिलाफ युद्ध लड़ो और इसको भगाने की काम करो। और यंग यूरोप का जो काम था वो क्या? राजशाही को हटाकर, यानी जो राजा का वंश चल रहा था, राजा गद्दी में बैठ के रहता, उस राजा को खत्म करना, उस राजा को हटाना है, उस राजा को इस गद्दी में रखना नहीं है। और राजशाही यानी राजा का जो राज चल रहा है उस राजा को खत्म करना है और लोकतांत्रिक लेके आना। और क्या करना है? लोकतांत्रिक लेके आना है इटली में, तब जाके हो सकता है। इन दोनों में सबके अंदर आग उबाल दिया। क्या कहते, इटली के जो जवान था, नौजवान था, उसको जगाने का काम किया। और यंग यूरोप में भी, यंग यूरोप जो संगठन के इसमें सबको जगाने की काम किया। कब? 1831 में और 1834 में दो जब दो यंग का संगठन किया, यंग इटली और यंग यूरोप, इसमें सब जवान और सब मिलके आ गया और बोला राजशाही को हटाओ, और उसका हटाने के बाद बोले लोकतांत्रिक लागू करो। तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर आगे कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रेडरिक क्या कहते हैं एल्यूमिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास। फिर हम लोग देखते हैं, देखिए किस तरह जब तक किसी देश में संकट आया और संकट आया तो उसका समर्थन कोई ना कोई किया। तो इस तरह से यहाँ पर कौन किया था? मेजनी ने किया। जिस तरह इससे पहले फ्रांस में 1848 क्रांति में थियर्स ने सम्मेलन किया, इसी तरह हर एक आगे आया और उसका मुखालिफ किया, उसका सामने आया और उसका साथ युद्ध लड़ा। इसी तरह अगर भारत को भी आगे बढ़ाना है तो जवानों को, जनता को आगे आना पड़ेगा। जब तक जवान सड़क पर ना आए, सरकार के खिलाफ ना आए, तब तक किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए जवानों को चाहिए, यंग मैन को चाहिए कि आए रास्ते पर और सरकार के खिलाफ युद्ध करे। जो हमारे सरकार अभी हमारे देश को लुटाते जा रहे हैं, देश को बर्बाद कराते जा रहे हैं, और अगर इस तरह हम लोग अगर जवान ना आए तो देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए जरूरी है जो हम जवान आए, हम नौजवान आए
और क्या कहते हैं भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरह ये लोग एंग आने के बाद एंगमैन आया, जवान आया और इटली को आजादी मिलाया, इसी तरह हम लोगों को भारत को भी चाहिए एंग की जरूरत। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। तो क्लास कैसे लगा कमेंट में लाइक शेयर दबा दबा कीजिएगा और हमको जरूर बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।